अच्छा, देखिए ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उसके टूल्स क्या होते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। और फिस्कल पॉलिसी के टाइप्स क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। फिस्कल पॉलिसी के ऊपर हम एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे कि फिस्कल पॉलिसी है क्या। वैसे तो इसको बड़ी तफसील के साथ हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। फिस्कल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जिसको आप बजटरी पॉलिसी भी बोल सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी इसलिए बोला जाता है कि इसमें या तो बात होती है स्पेंडिंग की या तो बात होती है इनकम जनरेशन की या रेवेन्यू जनरेशन की। अब रेवेन्यू जनरेशन गवर्नमेंट के पास एक ही जरिया है जिसके जरिए से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। वो क्या है? टैक्सेशन। टैक्स कलेक्ट करके और फिर पैसा जमा करे अपने पास, फिर वो वापस लोगों पर खर्च कर ले। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। बजटरी पॉलिसी इसलिए बोला जाता है कि एनुअल आप लोगों की जो बजट बनती है ना, अभी भी माशाल्लाह से बनी है और 30 जून को वो अनाउंस होगी, सरेआम होगी आपकी बजट। तो उसमें आप लोगों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी गई होंगी, आवाम के लिए रखी गई होंगी। और फिर आवाम से कुछ तवक्कुआत होंगी कि आवाम से कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, कितना पैसा हासिल करना है। ये सब मामला किस में तय किए गए हैं? आपकी फिस्कल पॉलिसी के अंदर। ठीक है। और फिस्कल पॉलिसी क्या है कि रेवेन्यू कलेक्शन और रेवेन्यू की स्पेंडिंग, यानी जो पैसा आपने खरीदा उसी पैसे को आपने खर्च करना होगा। ऐसा ही है। ठीक है। तो बजटरी पॉलिसी क्यों बोलते हैं? बजटरी का मतलब ये होता है कि बजट पेश की जाती है। और बजट का हम थोड़ा पोस्टमार्टम कर लें कि बजट इज अ वर्ड होता क्या है। देखिए बजट हम ऐसे अमाउंट को कहते हैं जो कि हालिया पैसे या हालिया मालियत, यानी करंट फंड्स, और जो फ्यूचर में आपके फंड्स की इनफ्लोज होंगी। यानी अभी आपके जेब में जितना पैसा पड़ा है, कंट्री की जेब में जितना पैसा पड़ा है, या कंपनी की जेब में जितना पैसा पड़ा है, अगर हम कंपनी की बजट के ऊपर बात करें तो। और फ्यूचर में यानी एक साल के अंदर या एक महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर, एक सेमी एनुअल के अंदर, या एक पूरे एनुअल के अंदर जो कंपनी के पास या कंट्री के पास या इवन इंडिविजुअल के पास पैसा आएगा, उसकी जेब में एड होगा, उसको हम बोलेंगे बजट। और उसी पैसे को जब हम स्पेंड करेंगे तो वो आपकी बजट या आपकी फिस्कल पॉलिसी को क्या करेगा? उस डेफिनेशन को मीट करेगा। यानी करंट फंड्स प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर इनफ्लोज ऑफ फंड्स, सही है, एंड देयर यूटिलाइजेशन और देयर स्पेंडिंग इज कॉल्ड बजट। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बजटरी पॉलिसी या इनकम एंड रेवेन्यू या इनकम एंड एक्सपेंस पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे इन लोगों ने यहाँ पर भी बताए हुए ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। और ये किसने दी थी, उस शख्स को भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये जॉन मेनर्ड कीन्स जो है बंदा, उसने इस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट दिया था। सही है। ये कब दिया था? 19
1929 के अंदर एक इकोनॉमिक रिसेशन आया था, ये उसकी जिंदगी के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसकी जिंदगी आप लोगों के सामने है ना, 1883 में पैदा हुआ है और 1946 में गायब। सही है। तो इत्तेफाक हुआ कि 1929 में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन आ गया। अब जिस तरह 2007 और 2008 का एक वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन आया, फिर अभी जो इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से, और 1997 और 98 में भी ऐसा ही एक रिसेशन आया था जिसको बोलते हैं डॉट कॉम बूम। उस रिसेशन का मकसद मकसद ये था, यहाँ उसके जो रीजंस थे वो ये थे कि 90s में, 90 की दहाई में टेक्नोलॉजी ने बड़ी डेवलपमेंट की थी, बड़े पैमाने पे ग्रोथ की थी। ये मेरे ख्याल में आप जो टीवी है ना, वो भी आपकी 90s में आई है, जो रंगीन टीवी है। समझ रहे हैं? तो इससे अंदाजा लग रहा है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है, खास तौर पे जो टेली कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है, या वेबसाइट्स की टेक्नोलॉजी है, या गूगल की जो डेवलपमेंट है, या दूसरे जो ब्राउजर्स हैं, वो इंट्रोड्यूस हो गए और उनकी कंजप्शन बढ़ने लगी, और बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ने लगी। जैसे ही उनकी कंजप्शन बढ़ने लगी तो लोगों ने उसके शेयर्स परचेज करना शुरू कर दिए, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे ना, कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो क्या करती है, शेयर्स बांटती है। और उन्हीं पैसों से उसने अलग अलग कंट्रीज में अपने फ्रेंचाइजेस लगाए, एम्प्लॉयज लगाए, इंटरनेट का पूरा निज़ाम लगाया, कंप्यूटर्स बनाए, डिवाइसेस बनाए। सही है। लेकिन वो कुछ देर तक वो बूम रहा, और उसके बाद वो बूम डिक्रीज हो गया। सही है। तो इसकी वजह से फिर इकोनॉमिक रिसेशन आ गया। अब इसको मैं मजीद डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पहले बताई हुई हैं, तो अब ज़रूरत नहीं है इनको मजीद बताने की। अच्छा, हम आते हैं इसके ऊपर ना, मेनर्ड के ऊपर। तो इसी तरह का एक रिसेशन मेनर्ड की जिंदगी में भी आया था। जॉन कीन मेनर्ड ये जो बंदा है, अब मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है इसके प्रिंसिपल्स पर खड़ी है। सही है। तो जिसकी वजह से उसने थ्योरी दे दी कि भाई गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए। और एक मिनट होल्ड कीजिए। हम बात किस चीज़ की कर रहे थे? जॉन मेनर्ड कीन की ना, कि इसने आके कहा कि गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए जब भी मार्केट्स डूबने वाले हों, मार्केट्स के अंदर रिसेशन आता है, और फिर गवर्नमेंट ने आके अपनी स्कीम्स देनी हो, देनी चाहिए, पैसा फेंकना चाहिए मार्केट के अंदर, लोगों के अंदर। फिर वहीं से फिस्कल पॉलिसी का कंसेप्ट आया। सही है। और मॉनेटरी पॉलिसी का। और उसके बाद फौरन जो है ना, 1929 के बाद आपका रिसेशन आ गया। ये जो जंगें चली आपकी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 और ये 1946, तो उसमें भी इकोनॉमिक्स के पास एक चांस आ गया कि वो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज दें, या गवर्नमेंट्स को एडवाइज करें कि
जो है आप मार्केट्स में इंटरवेन करें ताकि इकोनॉमिक सिचुएशन या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिज्यूम हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं फिजिकल पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या है पहला ऑब्जेक्टिव? यानी ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट हम डेवलप करें। किसके अंदर? इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर। वो कैसे की जाएगी? टैक्स कलेक्शन के थ्रू और फिर उसकी स्पेंडिंग के थ्रू। ऐसा ना हो कि आप टैक्स कलेक्ट करते जाएं और स्पेंडिंग ना करें। ठीक है। और उसके बाद क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जिस तरह एक होती है ना कॉन्ट्रेक्शनरी इकोनॉमिक पॉलिसी या कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी, दूसरी होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ये बर्तन कौन तोड़ रहा है? प्लीज माइक को ऑफ करें। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बात कर रहे थे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी। जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है यानी एक्सपेंड किया जाता है मार्केट ऑपरेशंस को, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक्सपेंड किया जाए, इंक्रीज किया जाए, उनकी वसअत बढ़ाई जाए, तो हम क्या करेंगे कि प्रोडक्शन को हम बूस्ट करें या प्रोडक्शन को एनकरेज करें या प्रोड्यूसर्स को मोटिवेट करें, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें, ज्यादा से ज्यादा गुड्स बना के सेल करें मार्केट के अंदर। तो उसके लिए तरीकेकार क्या होता है? इंटरेस्ट रेट को, सॉरी, टैक्स को, टैक्स रेट को या टैक्स की जो परसेंटेज है उसको कम किया जाए, दोनों के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर भी और प्रोड्यूसर के ऊपर भी, या सेलर के ऊपर भी और कंज्यूमर के ऊपर भी। ठीक है। उसका रीजन ये कि एक कंपनी है, मिसाल के तौर पर मैं जो है ना हमेशा इस मोबाइल की एग्जांपल देता हूँ। तो अब ये कंपनी है, इसके ऊपर 30% टैक्स उसने पे किया है गवर्नमेंट को। ठीक है। ऐसे ही मेरी अगर इनकम है 30,000, तो मुझे भी गवर्नमेंट ने क्या किया है? 30% मेरी इनकम को डिडक्ट किया है, लूटा है, इन अदर वर्ड्स। तो उससे हुआ क्या है कि मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई है और इस कंपनी की सेलिंग पावर या प्रोडक्शन पावर कम हो गई। यानी जितनी ज्यादा टैक्स की कलेक्ट की जाए, एक तरफ प्रोडक्शन पावर कम होगी कंपनी की और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर कम होगी। कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर का पता होगा ना कि कुव्वत खरीद, यानी पहले आपके पास 30,000 थे, अब आपके पास कितने आ गए? 22 या 23,000। तो आपकी परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई और आप काफी सारी चीजों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उनको परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इस सूरत में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शनरी इकोनॉमिक पॉलिसीज आ जाती है और उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। वो ये सोचेगा कि यार 30% मैं गवर्नमेंट को दूं और फिर मैं क्या कमाऊं, मुझे क्या मिलेगा। प्रोड्यूसर यही सोचेगा ना, क्योंकि वो बैठा पैसों के लिए, वो पैसे कमाने के लिए बैठा है, गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए नहीं बैठा, या आपको प्रोडक्ट फ्री में देने के लिए नहीं बैठा, आपसे कमाने के लिए बैठा है। तो वो क्यों ऐसे करेगा? तो गवर्नमेंट क्या करेगी वहां पर? वो उनको कहेगी कि यार आप ऐसा नहीं करें, आप बनाना शुरू करें, हम कुछ करते हैं, 30% को हम कम करके 25 करते हैं, 20 कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं, 10% कर लेते हैं। आप प्रोडक्शन तो करें, चीजें तो बनाएं। और ऐसे ही कंज्यूमर्स को भी वो करेगी, यार चलो ठीक है, आपके पास नहीं है अभी, इनकम कम है आपकी, तो आप बेशक
हम आपसे कम डिडक्ट करते हैं, आपके टैक्स कम चार्ज करते हैं, आप चीजें करें, खरीदें, खाएं पिए, और वैसे ही पैसा तो हमारे ही खजाने में आना है अल्टीमेटली। तो उससे क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अब ये पहले बंदा जो है ना मोबाइल बना नहीं रहा था, या बना रहा था तो मान लेते हैं कि 1000 यूनिट्स बना रहा था। अब ये क्या करेगा, 1500 यूनिट बनाएगा, 1200, 1300, 1400 यूनिट्स बनाएगा। अब ये जो एडिशनल यूनिट्स हो वो बना रहा है, तो उसके अगेंस्ट वो लेबर को भी पे कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी पे कर रहा है, वो मैनेजर्स को भी पे कर रहा है, नए मैनेजर्स उसने हायर किए हैं, वो सप्लायर को भी पे कर रहा है। तो सबको वो पे कर रहा है, सबको पैसे दे रहा है। हो क्या रहा है, उनके पास भी इनकम आ रही है। ठीक है, तो उनके पास भी एक परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है। और जो कंज्यूमर है उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिलीफ दिया है, टैक्स एग्जम्प्ट किया है। टैक्स एग्जम्पशन का एक वो होता है, कॉन्सेप्ट होता है, यानी टैक्स रिड्यूस कर लेना। तो क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, यानी जीडीपी आपकी बूस्ट करती है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है ना आपकी कंट्री के अंदर। उसके बाद आते हैं कंट्रोल डेप्ट। टैक्स ज्यादा कलेक्ट करो और फिर वही टैक्स आप कर्जे में यूज करो। जिस तरह नई गवर्नमेंट आती है वो क्या करती है, वो बड़े बड़े दावे करती है ना कि यार प्रीवियस गवर्नमेंट ने इतने सारे लोन्स लेके रखे हुए थे, फिर हमने वो रिटर्न करने, हम कहाँ जाएं, हमने टैक्स मजबूरन लगाना होगा। क्यों लगाते हैं, डेट को रिकवर रीपे करने के लिए, आईएमएफ को पैसा वापस देने के लिए। आ रही बात समझ में। और उसके बाद हम आते हैं कंट्रोल इन्फ्लेशन। देखें, दो चीजें हैं ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्यों, बेशक आप टैक्स कम कलेक्ट करें सब लोगों से, और प्रोड्यूसर से भी कम कलेक्ट करें, और कंज्यूमर से भी कम कलेक्ट करें, इधर रिजल्ट क्या होगा, डिमांड बढ़ती जाएगी ना प्राइसेस की, प्रोडक्ट्स की। और फिर आपका जो प्रोड्यूसर है वो प्राइसेस इंक्रीज करता जाएगा। वो उसको पता होगा कि इनको जिधर काटूंगा वहां कटेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा है, ये डिफेंस के लोग हैं माशाल्लाह से। ठीक है, ये लाहौर के लोग हैं, ये इस्लामाबाद के लोग हैं, ये बड़ा क्रीम मार्केट है, बर्गर मार्केट है, इसको अ, काटो जितना मुमकिन हो सके। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ लोग तो उस चीज को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है कि जनरल प्राइस लेवल को मेंटेन करना। जो बेसिक नीड्स हैं ना, जो नॉन लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, उनकी तो चलो जिसकी जितनी करे वो उतनी प्राइस सेट करे, लेकिन जो बेसिक गुड्स हैं या जो बेसिक सर्विसेज हैं, हेल्थ, एजुकेशन, खाना पीना, तो उसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल में रखना होता है, ताकि उसको फकीर से फकीर भी हासिल कर पाए, अमीर से अमीर भी हासिल कर पाए, उसका एक्सेस हर लेमेन को हो, उसकी रसाई हर शख्स तक हो। इसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, और ये फिजिकल पॉलिसी की क्या है, ऑब्जेक्टिव है। फिर ये कहते हैं कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं ना कि दोबारा बांटना। दोबारा बांटने का मतलब ये है कि आप लोगों से टैक्स कलेक्ट की, फिर आप ही के वेलफेयर के लिए, आप ही को सहूलियात देने के लिए, आप ही को पब्लिक गुड्स देने के लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। कौन,
गवर्नमेंट वाले आपके लिए स्कूल्स खोलेंगे, आपके लिए कॉलेजेस खोलेंगे, आपके लिए हॉस्पिटल्स खोलेंगे, आपके लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे, आपके लिए आप सोचें क्या क्या नहीं करेंगे। किस चीज के लिए? इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए या रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जी, किसी का सवाल है आप पूछ ले। जी सर, वो ये था कि जो है हमारी पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही सर? हाँ, उस पे आते हैं। जी। उसके बहुत सारे वजूहत हैं ना। ठीक है। और ये हमने क्या डिस्कस कर रहा था? रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी टैक्स कलेक्ट करके दोबारा आप लोगों के ऊपर स्पेंड करना। दूसरा क्या होता है? टैक्स कलेक्ट करके वेलफेयर पॉलिसीज या वेलफेयर प्रोग्राम्स इनिशिएट करती है गवर्नमेंट, जिसका उनको पॉलिटिकली फायदा होता है। अब जिस तरह इमरान खान ने क्या किया हुआ है, एहसास प्रोग्राम, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम, एहसास लोन प्रोग्राम, और पता नहीं कितने कितने एहसास उसने निकाल के रखे हुए हैं। कामयाब नौजवान हाँ, प्रोग्राम। कामयाब नौजवान प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि वो ये चाहेगा कि मुझे दोबारा भी आना है। सही है। वोटर बैंक बढ़ानी है उसे, नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज करने हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी होगी? फिस्कल पॉलिसी। क्योंकि फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या रखा जाएगा? पैसा। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए, अपना स्कॉलरशिप के लिए, लैपटॉप के लिए। और माशाल्लाह से नवाज शरीफ का लैपटॉप अभी तक चल रहा है। ये जो लेक्चर आपके पास आ रहा है वो भी उसी लैपटॉप के थ्रू आ रहा है। तो देखें मतलब कितनी अच्छी पॉलिसी उन लोगों ने लगाई हुई है। अच्छा, ये क्या किया है उन लोगों ने? पॉलिटिकल। अब मैं क्या करूँगा, ये चाहूंगा कि यार ये मतलब ऐसा लैपटॉप मियाँ साहब ने दे दिया मुझे, 5-6 साल हो गए अभी तक चल रहा है, और मैं अभी लेक्चरर बन गया हूँ तभी मुझे जो है ये लैपटॉप काम में आ रहा है। अब जब भी इलेक्शन हो क्या करूंगा मैं? नवाज शरीफ को दूंगा। मैं यही सोचूंगा ना कि इमरान इमरान खान ने क्या दिया है मुझे। ठीक है। तो उसकी फिजिकल पॉलिसी ने क्या कर लिया? मुझे अट्रैक्ट कर लिया, कन्विंस कर लिया, मुझे वोटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। ऐसे ही पीपुल्स पार्टी है। पीपुल्स पार्टी ने ये जो लियारी में यूनिवर्सिटी खोली थी, तो बड़े फायदे थे हम लोगों को ना। जितने भी लोग थे उनको स्कॉलरशिपें मिलती थी, स्टाइपेंड मिलते थे, पता नहीं क्या क्या मिलता था। तो क्या है ये? गवर्नमेंट ने क्या किया? किस चीज के लिए ये कर दिया? ताकि उसको वोट मिले दोबारा इलेक्ट होने में। लेकिन कन्नपसी भी थी उस बेचारे की, पीपल्स पार्टी की कि दोबारा नहीं आ पाई। इतनी मेहनत के बावजूद हमें जो है ना मुफ्त में पढ़ाने के बावजूद वो कामयाब नहीं रही। और कोई तीसरा बंदा आ गया। अच्छा, पॉलिटिकल समझ में आ गया आप लोगों ना? अब हम आएंगे टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्या चीजें? टूल्स का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? सर औजार। किसी औजार। चीज की मदद से किसी चीज की मदद से किसी चीज को सॉल्व करना सर। औजार में मतलब किस तरह के औजार? आप लोगों के पास कौन से औजार होते हैं वैसे? सर आलात जिससे भी आप मदद लेके अपने किसी भी काम को मुकम्मल करते हैं, उन आलात को टूल्स कहा जाता है। अब पेन है, बुक है, ये आप अगर आप कलाशन स्टूडेंट हैं को उनके लिए आपके लिए आलात हैं। इसी तरह अगर एक मिस्त्री है तो उसके लिए वो बेलचा और वो तगारी, ये सब उसके लिए टूल्स हैं। तो हर किसी के अपने-अपने टूल्स होते हैं, अपनी-अपनी फील्ड के हिसाब से। एक देखते थे किसी के पास डंडा आजकल होगा। हमारे पास जैसे एक टूल है हमारे लिए।
किसी के पास डंडा होगा, किसी के पास झंडा होगा, सही है। तो हमारे पास तो झंडा है सर। सही सही है। किसका झंडा है? पीटीआई अमन का? का, अमन का सर। अच्छा अच्छा, अमन का, अमन का, सही सही, जबरदस्त। अच्छा, तो हम आएंगे टूल्स की तरफ। सबसे पहला टूल और बहुत इंपॉर्टेंट टूल क्या है? टैक्सेशन, पैसा। ईसा न मूसा बड़ा पीर पैसा, ये कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं जी सर, पहली सर, बार आपसे सुन। सर ये नहीं सुना है। ईसा ये सुना है हमने, पाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हाँ, ईसा न मूसा बड़ा पीर पैसा, यानी हजरत ईसा को भी वो मुहावरा है, वो तो बड़ी बड़ी अहमियत रखते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सुना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन पे हमारी जहाँ फिदा हो। लेकिन अमली तौर पे क्या है? पैसा, सही है। तो सबसे पहले क्या है कि टैक्सेशन इज अ फिस्कल पॉलिसी टूल। टैक्सेशन के थ्रू क्या क्या किया जाता है आप लोगों के सामने? रेगुलेटिंग द कंजप्शन, मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि कंजप्शन को रेगुलेट करने के लिए कि लोग किस लेवल तक जाके चीजें परचेज करें, ठीक है। उन पे आप टैक्स ज्यादा करेंगे और प्रोड्यूसर पे भी टैक्स ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? देखें, कंजप्शन जो होती है ना, वो दोनों तरफ से होती है। एक जो आप है ना, या हम लोग, वो भी कंजप्शन करते हैं। जो कंपनीज है वो भी कंजप्शन करती है। गवर्नमेंट भी कंजप्शन करती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, गवर्नमेंट अगर कोई चीज ले रही है, मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल बनाने के लिए वो किसी से रॉ मटेरियल ले रही है, तो क्या है? गवर्नमेंट कंजप्शन कर रही है। तो कंजप्शन कौन सी होगी? इन्वेस्टमेंट कंजप्शन। और ये कौन सी कंजप्शन होगी? ये नॉर्मल किस्म की कंजप्शन होगी कि या नॉन इन्वेस्टमेंट कंजप्शन होगी, सही है। कंजप्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया? के बाद सर है, आवाज आपकी रिवर्स हो आवाज गया सही था। नहीं आ रही। माइक ऑफ करवा दें, सही नहीं आ रही आवाज। आवाज रिवर्स हो रही है। अच्छा अब आ रही है? क्या आप लोग ऑफ कर लें अपनी तरफ से? अब मुझे सर ये आपके माइक का कोई इशू है, डबल आवाज आ रही है। ये सर का एक नहीं है, शाह हुसैन का माइक अपना उसमें से आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब सही आ रही है? सही है सर। सर ये शाह हुसैन का ऑफ करवा देना माइक। प्लीज अपना ऑफ नहीं करें, माइक ऑफ करें। हमारा वक्त खत्म हो रहा है, आप जल्दी करें। सर आपके पास भी ऑप्शन है, आप नोट कर देना इसका। ठीक, आप अपनी अथॉरिटी यूज करें सर। अच्छा अच्छा, ये आप लोगों ने मुझे देर से कहा कि मेरे पास भी कोई अख्तियार है।